Good evening, students. How are you? Are you fine? Are you okay? You must be okay wherever you were. See, in class 9th, we did in the previous clip Euclid's Geometry, chapter 4, we already studied axioms given by him. All the 7 axioms what have been already given by him, we have studied already. And in the same clip I told you, I made you promise that the next 5 postulates will be made you understand in the next clip. So I am with the same clip today to make you understand all those 5 postulates given by Euclid. I have already told you Euclid is known as father of geometry. यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक माना जाता है. तो ये पोस्टुलेट्स के बारे में मैं आपको कनेक्ट करूं पीछे वाले वीडियो से, पीछे वाले क्लिप से कि पोस्टुलेट के बारे में यूक्लिड का क्या सोच था. तो यूक्लिड ने इनको ऐसे एजम्पशन समझा. दे आर सच एजम्पशंस विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स को क्या कहा, मतलब एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दोनों एक ही तरह की बातें. बोथ ऑफ देम आर यूनिवर्सल ट्रूथ. बोथ ऑफ देम आर नॉट रिक्वायर्ड. बोथ ऑफ देम डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ टू प्रूव लाइक एग्जाम. आज के ज़माने में जो हम लोग एग्जाम का डेफिनेशन जानते हैं कि दे डोंट रिक्वायर एनी प्रूफ टू प्रूव, उसी तरह से पोस्टुलेट्स भी होते हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी प्रूफ टू प्रूव. लेकिन अब उनमें से कुछ जनरल बातें थी, कॉमन बातें जो हर जगह फिट होता है, उनको यूक्लिड ने एग्जाम कहा. यूक्लिड ने कहा आज के ज़माने में एग्जाम भी वो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, लेकिन उन दिनों यूक्लिड ने उनको एग्जाम कहा जो जनरल बातों से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो स्पेसिफिक है ज्योमेट्री से उनको पोस्टुलेट्स कहा. यूक्लिड ने कहा. अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. आज एग्जाम, थियरम, कोरोलरी, कंजेक्चर, इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं. इसके बाद इस पर भी मैं एक क्लिप आपको बनाऊंगा. कंजेक्चर क्या है, एग्जाम क्या है, थियरम क्या है, कोरोलरी क्या है. दीज ऑल थिंग्स विल बी मेड यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लिप. लेकिन अभी यूक्लिड के अनुसार समझिए कि पोस्टुलेट्स आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. तो यहाँ पोस्टुलेट्स के बारे में मैं एक बार फिर लिखता हूँ. एज पर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड में लिखता हूँ. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर, अगर राइटिंग नहीं समझ में आती है तो साउंड वॉइस को ध्यान में रखेंगे. पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. मतलब ये पोस्टुलेट्स ऐसे एजम्पशंस हैं जो ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक है, मतलब ज्योमेट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं. तो चलिए अब इन पोस्टुलेट्स के बारे में जाने. तो पहला पोस्टुलेट, यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट है कि स्ट्रेट लाइन may be drawn from any point to any other point. ये पहला पोस्टुलेट है इनका. इसमें इन्होंने लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसको ड्रॉ किया जा सकता है किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक. इसको एनी वन पॉइंट, वन छूट गया इसमें, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक इसको खींचा जा सकता है. इसी पोस्टुलेट का आज एक कंक्लूजन है जिसको हम लोग एग्जाम के रूप में जानते हैं कि थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. इसी से निकला हुआ है. एक एग्जाम आपको आपके बुक में दिया हुआ होगा. एग्जाम यहाँ एग्जाम जो 5.1 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि थ्रू का मतलब से होकर, थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यूनिक लाइन का मतलब वन एंड ओनली वन लाइन. यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन. मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है. इसी पोस्टुलेट नंबर 1 से निकला हुआ. अब पोस्टुलेट नंबर 2
ये पोस्टुलेट नंबर 2 क्या समझाता है? ये भी वही बात है जो यहाँ लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। अब पोस्टुलेट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी extended infinitely, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को इन्फिनिटली एक्सटेंड किया जा सकता है। इन्फिनिटली मतलब दोनों साइड में। तो टर्मिनेटेड लाइन यूक्लिड के अनुसार टर्मिनेटेड लाइन क्या, आज जो हम लोग लाइन सेगमेंट देते हैं यूक्लिड इनको टर्मिनेटेड लाइन मतलब ऐसी लाइन जो दोनों साइड खत्म हो गई तो टर्मिनेटेड लाइन। तो इसको कहा कि इसको भी हम लोग दोनों साइड चाहें तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाया जा सकता है टर्मिनेटेड लाइन को उसी सीध में आगे की ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड इन हिज सेकंड पोस्टुलेट। उसके बाद है पोस्टुलेट नंबर 3। ये पोस्टुलेट नंबर 2 था। अब पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 में इन्होंने कहा कि एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विद एनी सेंटर और एनी रेडियस, है ना। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये भी मतलब सर्कल से रिलेटेड है इनका कि किसी भी सेंटर और रेडियस से, किसी भी रेडियस से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो पता है कि सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रेडियस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 3, और चूँकि हम लोग इस ज़माने के हैं जहाँ हम लोग ज्योमेट्री को बहुत वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम our beginning classes we are studying geometry. This is why this postulate is very much easy for us, that a circle can be drawn through any center or any radius. It is known to us because we have been studying the same since many years, since our childhood days. But suppose कि उस समय जिस समय कोई ज्योमेट्री का नाम निशान नहीं था, तो ये ज्योमेट्री बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट था, कॉन्क्रीट नहीं था। जैसे आज हम कहते हैं मैंगो, मान लो कि आप आम देखे हो तो मैंगो कहा जाएगा, तो यू कैन इमेजिन दैट मैंगो इन योर माइंड। लेकिन कुछ ऐसे फल का नाम आप जैसे मान लो जिसको आप देखे ही नहीं हैं या जानते ही नहीं है, कुछ भी मैं नाम ले लूँ आप जिसको नहीं जानते हैं, जैसे चिकगुल्ला, सपोज यू डोंट नो द नेम, तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा आपके माइंड में। उसी तरह से इनके पास भी उन दिनों कोई ऐसा कॉन्क्रीट नहीं था जिसके कारण इन्होंने इसको एज्यूम किया और बताया, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है। आगे है पोस्टुलेट नंबर 4 कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, तो जितने भी राइट एंगल्स है सब के सब इक्वल होंगे। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो इक्वल होंगे ही होंगे। अब पोस्टुलेट नंबर 5 जो कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये तो चलो पोस्टुलेट नंबर 4 तक आसानी से समझ में आया, ऊपर वाला थोड़ा सा क्लिष्ट था लेकिन बाकी सब इजी है। पोस्टुलेट नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको देखिए पूरी लाइन को। इसमें लिखता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन two straight lines and makes two interior angles on the same side if taken together is less than two right angles को मैं यहाँ आपको समझाऊं कि 180 डिग्री, लेस देन टू राइट एंगल्स
उसके बाद इफ टू राइट एंगल्स, इफ द two sides or two straight lines, if the two straight lines are extended in the same direction in which the sum of the angles is less than 180 degree, they must intersect each other. दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत क्या है, इसको देखिए। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, इस बात को मैं यहाँ ऊपर समझाता हूँ। आइए, कहता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, तो एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल करता है। मान लीजिए ये दो स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाए और ये दो स्ट्रेट लाइन्स ऐसे हैं और इस पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉल करता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन एम, दिस इज एन और दिस इज एल। मतलब एल स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन एम और एन पर फॉल करता है, जो यहाँ दिखाया गया कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन एंड मेक्स टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स। और मतलब ये जो फॉल करता है और तो दो इंटीरियर एंगल्स बनाता है एक ही साइड का, जैसे ये और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लीजिए एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ये जोड़ने पर अगर ये 180 डिग्री से कम होता है, वही इफ टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स। फिर उसके बाद देखिए, इफ द टू स्ट्रेट लाइन्स आर एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब ये लाइन उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाया जाए जिस डायरेक्शन में 180 डिग्री से कम है इन एंगल्स का सम, तो निश्चित रूप से ये दोनों जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। वही बात यहाँ देखिए, कहता है कि इफ द टू स्ट्रेट लाइन्स आर एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में बढ़ाया गया, इन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, जिसमें एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो निश्चित रूप से उस डायरेक्शन में जाकर के कहीं ना कहीं काटेंगे। इसी बात को बुक में भी लिखा गया है। आपको आसान बनाने के लिए मैंने अपने शब्दों में इसको लिखा और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं इसको, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप बुक के भी थ्रू जा सकते हैं, बुक में भी पढ़ेंगे, दोनों का थीम एक ही है। एक बार फिर मैं समझा दूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल करता है और इंटीरियर एंगल्स बनाता है, तो यदि जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो उस साइड में अगर उन दोनों लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से एक दूसरे को काटेंगे। ये जड़ बात है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कि व्हेन यू वांट टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी देन यू गो टू स्टडी दैट सेल के बारे में आप पढ़ते हैं। उसी तरह से मैथ्स में भी कौन चीज़ कहाँ से आया, मैंने आपको अलजेब्रा की कहानी भी बताई कि वो कहाँ से आया। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी। प्रोबेबिलिटी की भी कहानी है, सबकी कहानी है कि कौन कहाँ से आया। तो आप पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस का जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सम ऑफ अलाइड एंगल 180 डिग्री, ये सारा चीज़ पढ़ते हैं ना। तो आखिर ये आया कहाँ से? तो इसका भी बाप यही है, मतलब यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट ही उसका जनक है। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से ही वो सारी बातें निकल करके सामने आई है। दिस इज वाई knowing origin is our prior duty to be a student. Since we are students or teacher, this is why knowing origin is our prior duty. If you don't know the origin, we are not knowing anything. मैंने बताया था ना कि when, why, how, these all things is if answered in mathematics, then mathematics become plum pudding. प्लम पुडिंग मतलब हलवा बन जाता है मैथमेटिक्स, अगर हम ये जान जाते हैं
कि वाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों करें, और हाउ कैसे करें, और वेयर मतलब कहाँ उसका करें, मतलब कहाँ उसका एप्लीकेशन है। इन 3 बातों को जान जाते हैं तो मैथ्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक थोड़ा सा फोबिया है, फोबिया को भगा देना इन 3 बातों को जान करके। तो मैं आपको बताया कि पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है, जो आगे क्लिप में आपको मिलेगा। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेम सीक्वेंस वी आर विद द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 and the question is question number 5 which is based on question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन सेगमेंट है ए बी है जिसका एक मिड पॉइंट सी है। जैसे एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए, यहाँ एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी एंड इसका मिड पॉइंट सी है, इसका मिड पॉइंट सी है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चूंकि आप 9th क्लास के हैं, पहली बार प्रूफ से आपका सामना हो रहा होता है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा थोड़ा समझते जाना है और रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते करते आपका ज्योमेट्री परफेक्ट हो जाएगा। और ज्योमेट्री विद मी आई विल मेक इट वेरी मच ईजी फॉर यू, आपके लिए मैं बहुत आसान बनाऊँगा। आप चलिए करके देखते हैं। इसको प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट वो सी है, कि टू प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली मिड पॉइंट। तो यहाँ गिवन पार्ट में लिखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। तो ये सबसे पहले गिवन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विद ऐसे सी विद मिड पॉइंट, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें सी जो है मिड पॉइंट है। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, अब मिड पॉइंट है तो इसको ऐसे लिख देंगे, देन मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब मिड पॉइंट है तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। और टू प्रूव क्या करना है कि सी इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए बी का सी एक और एकमात्र सी एक और केवल एक मिड पॉइंट है, मतलब सी एक यूनिक है ए बी में। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, तो इसके हम लोग प्रूफ में जाएंगे। और प्रूफ में चूंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें ए बी है, एक सी है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो इसमें हम लोग एक एजम्पशन में जाएंगे और कंट्राडिक्टरी मेथड में जाएंगे। इफ पॉसिबल लिखेंगे, इफ पॉसिबल अगर संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कंट्राडिक्शन मेथड में डी, इफ पॉसिबल लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या किया कि D को एक दूसरा मिड पॉइंट मान लिया जो ए बी के बीच का है, इसको एज्यूम कर लिया। मैंने कहा कि कंट्राडिक्टरी मेथड है, कंट्राडिक्शन से विरोधाभासी मेथड से हम बनाएंगे। जैसे √2 को कैसे बनाते थे, याद होगा आपको, कि अगर चोर को चोर प्रूव करना है तो ठीक उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया कि वो साधु है, साधु के सारे गुणों को देखते हैं, नहीं मिलता है उसमें तो मान लेते हैं नहीं वो साधु नहीं चोर है। फिर वही बात है यहाँ कि इफ पॉसिबल लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन व्हाट विल हैपन, देन हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी फ्रॉम एजम्पशन। ये कहाँ से आया, एजम्पशन से आया। एजम्पशन आपका क्या है कि डी आपका मिड पॉइंट है, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। यहाँ ये बट ये लिखेंगे कि बट ये ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। इसको आप 1 कर ले रहे हैं और इसको आप सपोज कि यू हैव मेड इट 2, इक्वेशन 2, और यहाँ गिवन आपने लिखा कि ये ऑलरेडी गिवन। अब हम क्या करते हैं, किसी को एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 लिख देते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। छोटा क्वेश्चन है लेकिन निश्चित रूप से इंजॉयबल भी है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं। 1 फ्रॉम 2, 2 में से घटाएंगे ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी, ऐसे घटा दिए। 2 में से एक को घटाना है तो 2 ये है। अब ए सी माइनस ए डी करते हैं, ए सी माइनस ए डी, ए सी ये है, ए डी ये है,
AC में से AD घट गया तो DC बचेगा, तो DC विल बी रिटन। अब BC माइनस BD, ये BC है BD है, BC छोटा है BD बड़ा, BC में से BD घटा देंगे तो माइनस DC आ जाएगा, माइनस DC। तो इस साइड घटा है तो DC, इस साइड घटा है तो माइनस DC। नाउ DC DC 2DC हो जाएगा, 2DC इज इक्वल टू 0 और DC इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 जाके 0 में डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब DC 0 कभी संभव नहीं है अगर अलग अलग पॉइंट है तो, ये संभव तभी होगा कि C और D एक ही पॉइंट हो। तो D लिखेंगे यहाँ, DC कैन बी 0 only when D and C are coincident। कोइंसिडेंट का मतलब सेम पॉइंट है। ये बात सब तभी सेम संभव है, DC बराबर 0, ये बात तभी संभव है जब D और C सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब कि D, हमने माना कि D एक दूसरा पॉइंट है, वो रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस, ये ऐसे लिखिए, देयरफॉर D कैन नेवर बी अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब अलग पॉइंट नहीं हो सकता है। हैंस C is the one and only one midpoint of AB। अब इस तरह से ये बात समझ में आ गया कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मिड पॉइंट होगा, इसके माध्यम से आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, इसमें और भी आपके जो क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, दिक्कत होती है, तो पूछने से हिचकिचाइए मत, पूछने से जाता क्या है यार। और एक चीज़, एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके एक लाइक कर देने से आपका कुछ जाता नहीं है, आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपका जाता नहीं है, लेकिन इधर मिलता है। क्या मिलता है? तो एक संतोष मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि माई स्टूडेंट हैज़ लाइक्ड इट और ही हैज़ कमेंटेड ऑलरेडी। सो पुटिंग कमेंट, लाइकिंग द वीडियोज, सब्सक्राइबिंग, they can be said the booster dose for the teachers to enhance or to enrich the morale of that particular teacher। इसलिए आपका कुछ जिसमें नहीं जा रहा है उसमें आपको कर देने में क्या दिक्कत है। तो एक बार फिर मैं और कह रहा हूँ कि अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।